नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 28 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां पर इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है। तो चलिए सबसे पहले पोजीशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन समझने के लिए मैं आपको रेफरेंस बता दे रहा हूँ। ये ईस्ट होता है यानी पूरब, ये वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम, ऊपर नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर और नीचे साउथ होता है यानी कि दक्षिण। पहले कहा जा रहा है कि उसका जो घर है वो एक्स पर है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं एक्स मान ले रहा हूँ। फिर कह रहा है कि रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में है। पूरब जाने के लिए हमें इधर चलना होगा और कितना 800 मीटर दिया गया है। मान लीजिए ये 800 मीटर हो गया और इस पर चल करके वो ए पॉइंट पर पहुंच जाता है। आगे पढ़िए। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में है। अब ए के दक्षिण में यानी कि नीचे जाना होगा, तो ये 600 मीटर दक्षिण में जाता है। ठीक है, तो 600 मीटर दक्षिण में जाने के बाद से ये पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। उसके बाद से फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है। अब बी के पश्चिम में किधर होगा, इधर होगा। और कितना दिया गया है, 150 मीटर दिया गया है। तो ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए। और अंत में वह वाई पर पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में है। अब सी के उत्तर में कहाँ होगा, जाहिर सी बात है ऊपर ही होगा। और कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर। तो ये हॉस्पिटल हो गया जो कि पॉइंट वाई था। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये अस्पताल है और यहाँ पर उसका घर है। तो यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, पहले तो आप इस प्रकार से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब सीधे तौर पर आप समझ लीजिए नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद से आप इधर चलेंगे तो ये हो गया आपका वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है। तो ये मैना होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। स्क्रीन पर आप मैना का इमेज देख पा रहे होंगे। यही वो पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। तो उत्तर हो जाएगा मैना। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। तो ये उल्लू होता है जो कि पीछे तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। स्क्रीन पर आप उल्लू का इमेज देख पा रहे होंगे। इसके पैरों से आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये उल्टे साइड में बैठा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका मुंह है। और अभी देखिए इसका मुंह जो है ये बिल्कुल पीछे की तरफ अपना घुमा लिया है, यानी उल्लू ही वह पक्षी है जो कि अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। तो दिए गए प्रश्न का जवाब उल्लू हो जाएगा। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू करके पढ़ सकते हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप ब्रेल लिपि के माध्यम से अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, इसको देख पा रहे होंगे। प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पर 6 बिंदुओं का यानी 6 डॉट्स का यूज किया जाता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि यह कितने डॉट्स पर आधारित होता है। तो ये टोटल 6 डॉट्स पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 6 बिंदुओं पर यानी 6 डॉट्स पर यह आधारित है। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर और फुट में अगर बात करें तो 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कौन सा है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर आसाम के गांव के घरों का इमेज देख सकते हैं। ये जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मजबूत बांस पर ये घर बनाए जाते हैं, जो कि अंदर से भी मकान जो बना होता है वो लकड़ी का बना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बारिश का पानी घर के अंदर ना चला जाए। इस वजह से 3.5 मीटर ऊंचाई पर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर ये मकान बनाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आसाम राज्य में इस प्रकार के घर बनते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 आसाम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता अनुसार सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। ये विकल्प बिल्कुल सही है, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए दिया गया है, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी तथा पत्थर से बनाया जाता है। देखिए बांसों के खंभों पर आसाम में घर बनाए जाते हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो ये विकल्प नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिसकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है का प्रयोग करते हैं। ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ मिट्टी के जो मकान बनाए जाते हैं वो गर्मी से थोड़ी राहत देती है। तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। यानी कि देखिए ए और सी वाला केवल सही है। प्रश्न में आपसे पूछा गया था इनमें मकानों का सही विवरण कौन सा है, तो ए और सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए जीवों पर विचार करिए। दिया गया है घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी जो यहाँ पर जीव जंतु हैं, जैसे कि घड़ियाल हो गया, बत्तख हो गया, मछली हो गया और कछुआ हो गया, ये सभी जल में रह सकते हैं, लेकिन कौवा जल में नहीं रह सकता है। तो कौवा ही अलग हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 कौवा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो हाथी के बारे में कुछ तथ्य होते हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। एक हाथी दिन भर में लगभग 100 किलोग्राम पेड़ के पत्तों को खा जाता है। इसके बाद से दूसरा तथ्य ये है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं। दिन भर में वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। और इसके अलावा उसको कीचड़ में खेलना पसंद होता है, क्योंकि कीचड़ में खेलने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। इसके बाद से कुछ और तथ्य आप जान लीजिए कि हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। मतलब कि जो बड़े हाथी रहेंगे, जो नर हाथी रहते हैं, वो झुंड में नहीं रहते हैं। झुंड में केवल हथनियाँ और छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी कि मादा हथनी जो होती है, वह झुंड की नेता होती है और फैसला वहीं लेती है। इसके अलावा अगला तथ्य होता है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही एक झुंड में होते हैं। और अगला तथ्य है, यहाँ पर मैं लिखते चल रहा हूँ कि 10 से 12 हथनियाँ ही एक झुंड में होते हैं, ठीक है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चों को मिला करके, और 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में हाथी रहते हैं। कहने का मतलब कि जो बच्चे हाथी हैं, मतलब कि बेबी एलिफेंट जो हैं, वो 14 से 15 साल की आयु तक ही इस झुंड का हिस्सा रहते हैं। उसके बाद से इस झुंड को छोड़ करके वो अपना अलग जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये पूरा तथ्य हो गया। अब इस पर आधारित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर एक बार विचार कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक झुंड में मैक्सिमम 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही रह सकते हैं। यहाँ 20-25 दिया गया है, तो इस वजह से ये विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं, तो ये भी गलत है। अभी हमने देखा कि हाथी 14 से 15 साल की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। तीसरा देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, अभी हमने स्टेटमेंट में भी देखा था। चौथा देखिए, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो फैसला लेती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्प में देखिए केवल सी और डी वाला विकल्प सही है। तो अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सी और डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ अवधि की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। कई जगह सितंबर से दिसंबर भी लिखा रहता है, वो भी आपका सही है। ये समय अवधि वो समय अवधि है जिसमें मधुमक्खियों का जो प्रजनन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये उनके प्रजनन के लिए अनुकूल समय होता है। इस वजह से मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि सितंबर से दिसंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर ही मानी जाती है। कई जगह आपको सितंबर से दिसंबर मिलेगा और कई जगह अक्टूबर से दिसंबर मिलेगा, दोनों सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पर्यटन ने ओडीपी से सूरत के लिए 16 अक्टूबर 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन ओडीपी से
20:20 पर चली और अगले दिन अर्थात 17 अक्टूबर 2021 को 16:20 पर सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी। यहाँ पर देखिए औसत चाल हमें निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, यहाँ पर कुल चली गई दूरी तो हमें दिया गया है और कुल लगा समय हमें ज्ञात करना है। देखिए ये रात के 8:20 पे चलना शुरू करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखिए रात के 8:20 पे चलना शुरू करती है और अगले दिन 16:20 पे पहुँच जाती है। तो देखिए बात करें अगर रात के 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ये 4 घंटा तो इसमें हो गया और उसके बाद से 16 घंटा इधर दिया गया है, यानी कि टोटल समय कितना लगा उसको 20 घंटा टोटल समय लगा। ठीक है, टोटल समय 20 घंटा। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1440 यहाँ पर कुल दूरी दी गई है बटा कुल लगा समय यानी कि 20, इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 सते 14 और 2 दूनी 4 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। दिए गए विकल्प में देखिए मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो एक बार मीटर पर सेकंड में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 72 और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटे घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से देखिए 6 12 छक 72 होता है, फिर 6 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर बात की गई थी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता की जो कि यहाँ पर है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, और बात की गई थी चंडीगढ़ की जो कि यहाँ पर है। तो बोला गया था कि इनके बीच में एक सीधी रेखा खींच दी जाती है। तो यहाँ पर मैं सीधी रेखा खींच देता हूँ। ये सीधी रेखा अब कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ का पोजीशन क्या होगा आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये ऊपर की तरफ है, ऊपर का मतलब क्या हो गया, उत्तर हो गया, और देखिए इस साइड में है, इस साइड का मतलब क्या हो गया, पश्चिम हो गया। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा कि कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए प्याज किस प्रकार से आप बोते हैं और किस प्रकार से काटते हैं, उसके बीच का प्रोसेस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग खेत को जोतते हैं, जिसे यहाँ पर मृदा का पोला यानी कि नरम करना कहा गया है। ठीक है, गुड़ाई करना। तो पहला तो ये हो जाएगा मिट्टी का गुड़ाई करना। ठीक है, उसके बाद से बीज को बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद से बीज बोने के बाद से आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उसमें घास फूस और खरपतवार निकल आते हैं, तो इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो खरपतवार निकालना ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए प्याज को उखाड़ कर निकाल लिया जाता है। जब प्याज का जो फसल है वो पक जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है उखाड़ करके, तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। और उसके बाद से प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियाँ होती है उसको काट कर अलग कर लिया जाता है, ये अंतिम चरण होता है, पाँचवा। तो हमारा विकल्प क्या बना, हमारा विकल्प बना डी। उसके बाद से देखिए ए, उसके बाद से बी, उसके बाद से ई और अंत में सी। DABEC आपका उत्तर होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 DABEC इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक जिसे शाहबलूत वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है में नहीं पाया जाता, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाया जाता है। स्क्रीन पर आप रेगिस्तानी ओक ट्री का इमेज देख पा रहे होंगे। इस पेड़ की कुछ खासियत होती है। देखिए रेगिस्तान में पाए जाने की वजह से वहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है, इस वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं पानी की खोज में। ठीक है, दूसरा देखिए इसकी जो पत्तियाँ होती है वो कटीलीदार में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पत्ती रहेगी, चौड़ी चौड़ी पत्ती रहेगी तो वहाँ से वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, और इस वजह से पानी का उत्सर्जन कम हो, इस वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और यहाँ पर जो तने होते हैं, इन तनों में एक तरीके से पानी संचित रहता है थोड़े बहुत मात्रा में। ठीक है, अब चलिए विकल्पों पर ध्यान देते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा रेगिस्तानी ओक का एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए पहला दिया गया है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, ये प्रॉपर्टी होता है तो आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होना, ये भी होता है तो आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए पत्तियां बहुत कम होना, बहुत कम होना
एक तरीके से कांटों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी उसी सेंस में है, पत्तियां बहुत कम होती हैं और जो थोड़ी बहुत बची भी होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपका होता है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां अगर होती तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी का उत्सर्जन और ज़्यादा होता। ठीक है, और वैसे भी रेगिस्तान में पानी की कमी है, तो यही एक प्रॉपर्टी है जो कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता है। चूंकि आपसे नहीं पूछा गया था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है और इसका निकटवर्ती राज्य आपसे पूछा गया है। तो एक तो निकटवर्ती राज्य ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरा हो जाएगा कर्नाटक, जो कि इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है। तीसरा हो जाएगा केरल, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आपका उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। पहला विकल्प देखिए महाराष्ट्र दिया गया है, इसका निकटवर्ती राज्य नहीं था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल दिया गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे विकल्प की बात करें तो ओडिशा का टच नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। चौथा अगर देखें तो गुजरात का टच नहीं करता है, महाराष्ट्र का भी टच नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य जो हैं वो तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? पहला विकल्प देखिए सामुदायिक संसाधन दिया गया है। दूसरा तकनीकी संसाधन दिया गया है। तकनीकी तो होगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस वजह से तकनीकी संसाधन आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए मीडिया संसाधन, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें प्राकृतिक संसाधन और पहला विकल्प जो दिया गया था सामुदायिक संसाधन, इसमें लेकर के आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब कुल्हड़ बनाने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा, जल का प्रयोग किया जाएगा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या प्राकृतिक संसाधन उत्तर होगा या फिर सामुदायिक संसाधन उत्तर होगा? देखिए आपका उत्तर प्राकृतिक संसाधन ना होकर के बल्कि सामुदायिक संसाधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? अब इसको समझिए। देखिए सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब कि बच्चे के समुदाय का जो पार्ट है, मतलब कि बच्चे के आस पड़ोस जो आसानी से उसको मिल जा रहा है। देखिए प्राकृतिक संसाधन में वो सभी मिट्टी आएंगी और वो मिट्टी हो सकता है किसी दूसरे देश की भी हो सकती है, उसके किसी दूसरे राज्य की भी हो सकती है। तो देखिए ईवीएस का यही एनसीएफ कहता है कि आप बच्चे को उसके समुदाय से जोड़ करके पढ़ाइए, जो उसको आसानी से उसके समुदाय में मिल सके। अब मान लीजिए बच्चे की समुदाय में कोई विशेष प्रकार की मिट्टी मिल रही है जो कि किसी दूसरे समुदाय या फिर दूसरे देश में उस प्रकार की मिट्टी नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चे के समुदाय वाला मिट्टी ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वह उसे परिचित है, उसे देखा हुआ है। कई जगह काली मिट्टी होती है, कई जगह पीली मिट्टी होती है। तो ये देखिए सभी प्रकार की मिट्टियां जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन बच्चे के समुदाय में क्या है, उसके आसपास कौन सी मिट्टी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सामुदायिक संसाधन होगा, ना कि प्राकृतिक संसाधन होगा। और वैसे भी जो प्राकृतिक संसाधन है वो सामुदायिक संसाधन के अंदर इंक्लूडेड है। इस वजह से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामुदायिक संसाधन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान ज्ञान की इकाई है। ज्ञान की इकाई कहने का मतलब कि बच्चे के संज्ञान में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे उसे किसी भी चीज़ का बोध हो रहा हो, वो सब कुछ विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हर एक छोटी गतिविधि किसी न किसी साइंस के फिनोमेना पर बेस्ड होती है। जैसे कि बच्चा अभी स्कूल भी नहीं जा रहा है, तब भी उसको समझ आ जाता है घर के परिवेश को देख करके कि शौच से आने के बाद हाथ को साबुन से अच्छी प्रकार से धुला जाता है। ये क्या है? ये साइंस है। उसे भले ही साइंस के उस फिनोमेना के बारे में ना पता हो, लेकिन ये साइंस से जुड़ा हुआ है कि अगर आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से नहीं धुलेंगे तो खाने के दौरान कीटाणु जीवाणु आपके पेट में चले जाएंगे और आपको 50 बीमारी हो जाएंगी। इसी प्रकार से नहाना हो गया, अपने उंगलियों को साफ करना हो गया, नाखून को छोटे रखना हो गया, ये सभी चीज़ें साइंस से जुड़ी हुई हैं, जो कि छोटी छोटी गतिविधियां हैं। मतलब संज्ञान में बच्चे के जो कुछ भी आ रहा है कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए, नाखून छोटे रखने चाहिए, शौच से आने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, ये सब उसका संज्ञान है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सभी विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि विज्ञान ज्ञान की इकाई है, ठीक है, और एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। मतलब कोई भी आप गतिविधि कर रहे हैं, चाहे भोजन ले रहे हैं, तो भोजन क्यों लिया जाता है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है।
हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि उस भोजन को एक तरीके से ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी फिनोमिना, छोटी से छोटी फिनोमिना जो है वो साइंस पर बेस्ड है और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? पहला विकल्प देखिए दिया गया है, पर्यावरण से ज्ञान, यानी कि परिवेश से जोड़ने की बात की जा रही है, और कौशल की प्राप्ति। ये आपका पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, यानी कि इंटरेक्शन की बात की जा रही है, विचारों का साझा करना, तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, देखिए प्रेषित की जा रही जानकारी को प्राप्त करना, मतलब कि जानकारी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन बस आपको दे दी गई है। ये कभी भी ईवीएस सीखने का वर्णन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ईवीएस परिवेश से जोड़ करके खुद करके सीखने की तरफ इशारा करता है, ना कि भेजी गई जानकारी को सिर्फ प्राप्त करना। ये अधिगम नहीं है, तो ये आपका निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सक्रिय निर्माण तभी हो पाएगा जब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी गतिविधि में। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ए, बी और डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए, बी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? चौथा विकल्प देखिए, विभिन्न थीम उप विषय से संबंधित एक विषय है। यहाँ पर टोटल 6 थीम बताए गए हैं। पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्राएं और छठवां चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो चूंकि ये थीम से जुड़ा हुआ एक विषय जरूर है, लेकिन फिर भी ये आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में था, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि इससे भी एप्रोप्रिएट आंसर आपको मिलेगा। पहला विकल्प देखिए, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय। ये तो बिल्कुल जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट है तभी तो पढ़ाया जा रहा है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है। यहाँ पर सर्वोत्तम व्याख्या की बात की जा रही है। दूसरा देखिए, कक्षा 1 से 5 के अध्ययन में किया जाने वाला एक विषय है। ये विकल्प गलत था, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की अलग से कोई विषय नहीं है, अलग से कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि उसको भाषा और गणित से जोड़ करके बताया जाता है। कक्षा 3, 4, 5 में पर्यावरण का पुस्तक है, अलग से विषय है। तो ये चूंकि 1 से 5 तक की पैरवी कर रहा है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। क्यों? एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बालक के परिवेश से जोड़ करके ईवीएस को पढ़ाना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा व्याख्या कर रहा है। और जो चौथा यहाँ पर ऑप्शन था, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि जो 6 थीम बनाए गए हैं, पर्यावरण एवं मित्र, आवास, भोजन, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके परिवेश का हिस्सा है, उसके परिवेश का ही ये पार्ट है, और उसके परिवेश से ही लेकर के ये 6 थीम बनाए गए हैं। तो चौथा ऑप्शन तीसरे में पहले से इंक्लूडेड है, इस वजह से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? मतलब एक बच्ची है जो कि क्लास टीचर से ये कहती है कि जब उसके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो चाय बनाए, जबकि उसका भाई है तो उससे चाय बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसा क्यों होता है? और साथ ही यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है या नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल मुद्दा है। क्यों मुद्दा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई हैं कि लड़कियां ही केवल चाय बनाएंगी, लड़के चाय नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के परिवेश का हिस्सा है। बच्चा जब धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो वो उसको ये सभी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये पर्यावरण का मुद्दा है। क्यों पर्यावरण का मुद्दा है? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़कर ही मुद्दे को बच्चे को अध्ययन कराना है। तो बच्चे को ये सभी चीज़ें जो रूढ़िवादी चीज़ें बनी हुई हैं, समाज में व्याप्त हैं कि लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम नहीं करेगा, तो ये सभी चीज़ों को खत्म करना है। एक तरीके से जो लैंगिक भेदभाव है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। इस वजह से ये पर्यावरण का हिस्सा था, उसके परिवेश का हिस्सा होने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह हो गया कि विद्यार्थी से कहा जाए। देखिए, इसमें सबसे उचित तरीका वही होगा जिसमें बच्चे के परिवेश से जोड़ करके उसको गतिविधि कराने का मौका दिया जाए। यहाँ पर देख लीजिए, पहला विकल्प दिया गया है, जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं, गीत इकट्ठा करना। ये चीज़ें ठीक हैं, बच्चों को इन सभी चीज़ों में
इंटरेस्ट रहता भी है, लेकिन ईवीएस की यहाँ पर बात की जा रही है तो ईवीएस में बच्चे के परिवेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी, कविता और गीत इकट्ठा करने से। ये थोड़ा निगेटिव सेंस है, ईवीएस के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अन्य सब्जेक्ट्स में कहानी से जोड़ करके चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में देखा जा सकता है, लेकिन ईवीएस की अगर बात करें तो यहाँ पर उसका परिवेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देख करके यह चर्चा करना कि यहाँ का जल का उपयोग अधिक हो रहा है। देखिए चौथा विकल्प देखिए, उन गतिविधियों को चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं। ये देखिए, ये इसका परिवेश हो गया। वो दैनिक जीवन में जल प्रयोग करता ही करता होगा, उसके माँ बाप के द्वारा, उसके परिवार के लोगों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा निश्चित तौर पर जल का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ये उसके दैनिक जीवन का पार्ट है, यानी उसके परिवेश का पार्ट है। और उसके परिवेश से जोड़ करके जल संरक्षण कॉन्सेप्ट को बताना ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और इसका जल बजट बनाए। जल बजट क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन कहाँ से जल, मतलब स्रोत क्या है जल आने का, और प्रत्येक दिन कितना जल खर्च हो रहा है, सबका एक ब्यौरा तैयार करना, चार्ट तरीके से तैयार करना, ये जल बजट कहलाता है। तो ये बच्चे के चूंकि परिवेश से जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा यहाँ पर एक तरीके से कम इंपॉर्टेंस रखने वाले ऑप्शन हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी अपना ध्यान किसी कीट की चिरी चिरी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है कि यह सितारों के चमकने की आवाज़ है, आप क्या करेंगे। मतलब कि बच्चे को ये लगता है कि सितारा चमक रहा है, इसकी वजह से ये चिरी चिरी की आवाज़ आ रही है। तो टीचर क्या करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है। ये एक तरीके से बहुत जल्दी किसी को बताने वाली बात होगी। मतलब आप लोग जानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। अगर वो चीज़ों को खुद खोज करके या फिर किसी दूसरे से अंतःक्रिया करके चीज़ों को जानेगा तो उसका जो अधिगम होगा वो सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण होगा। यहाँ पर टीचर डायरेक्टली उसको बता दे रहा है, तो ये कम अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आपका उत्तर नेगेटिव सेंस में था, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। देखिए, ये इंतजार करना कि जब अगली कक्षा में बच्चे जाएंगे तो कीट पतंगों के आवाज़ों के बारे में सीख लेंगे, ये कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस दे रहा है। मतलब कि बच्चा भविष्य में जाकर के क्या करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज उसे गलत चीज़ों पर नहीं टोका जाएगा या फिर गलत चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये निगेटिव सेंस था, आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चौथा देखिए, विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखिए, रात का समय है और कक्षा 3 के बालक हैं, तो उस समय ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर 2, अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। मतलब कि कक्षा में जितने भी बालक थे जो कि उस भ्रमण के दौरान रात में घूम रहे होंगे जंगल में, उनसे कहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया एक दूसरे से साझा करिए। इससे होगा ये कि किसी ना किसी बच्चे को तो पता होगा कि ये कीट पतंगों की आवाज़ है, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है, जिससे जब वो बच्चा उस बच्चे को कहेगा कि नहीं ये तारे की चमकने की आवाज़ नहीं है बल्कि कीट पतंगों की आवाज़ है, तो इंटरेक्शन के दौरान उसको पता चलेगा कि ये कीट पतंगों की आवाज़ है। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से कोई चीज़ सीखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, मतलब कि उनके पाठ्यपुस्तक में जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उसका परिणाम कैसे होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, देखिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुद एक तरीके से निष्कर्ष पर यानी कि परिणाम पर पहुंच रहे होंगे, वहीं आपका उत्तर अप्रोप्रिएट होगा। पहला विकल्प देखिए, प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, मतलब कि उस एक्सपेरिमेंट का परिणाम जो है अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और खुद निष्कर्ष पर पहुंचे। अब मान लीजिए कि अंत में अगर परिणाम दिया जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत से अभ्यर्थी उसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि बिना खोज किए हुए ही, मतलब कि बिना एक्टिवली पार्टिसिपेट किए डायरेक्टली पुस्तक से उसको देख सकते हैं। तो ये थोड़ा निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो टीचर की भूमिका है वो सिर्फ एक निर्देशक के तौर पर है, एक सहायक के तौर पर है। बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि अपने परिवेश से जोड़ करके बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, लेकिन ये अध्यापन
द्वारा स्पष्ट करना, अध्यापक द्वारा स्पष्ट करना, वो भी प्रयोग के परिणाम के संदर्भ में, तो ये गलत है, क्योंकि प्रयोग होता ही ये बच्चे स्वयं करके सीखे। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उसे याद कर सकें। रटना, याद करने जैसी चीज़ें हमेशा निगेटिव सेंस में होती हैं, आपका उत्तर कभी भी नहीं होगा, ये विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपके विद्यालय का बागबान, बागबान जो होता है वो माली को कहते हैं, विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। ध्यान से समझिएगा, जलाने की बात की जा रही है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागबान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। ये निगेटिव सेंस में है। क्यों निगेटिव सेंस में? कचरे को वो कम तो कर रहा है, लेकिन क्या, किस तरीके से कम कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कचरे को जलाने की वजह से, पत्तियों के जलाने की वजह से जो धुआं निकल रहा है वो वातावरण को दूषित करेगा, इस वजह से ये निगेटिव सेंस में आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, बागबान से कहेंगे, बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखिए ये थोड़ा पॉजिटिव तो है, लेकिन आपका उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, आप आगे आपको पता चलेगा, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। चौथा विकल्प देखिए, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वे इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होता है। ये भी एक तरीके से पॉजिटिव ही है, लेकिन आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? दूसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागबान की मदद करने को कहेंगे और खाद बनाने में सहायता करेंगे। ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस गतिविधि से बच्चे और बागबान दोनों आसानी से समझ सकते हैं। एक तो पहले बच्चे खुद क्रियाशील होकर के जब पत्तियों को इकट्ठा करेंगे और खाद बनाने के प्रोसेस में खुद पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो वेस्टेज हैं, पेड़ पौधों के जो वेस्टेज हैं, यानी पत्तियां जो हैं, सूखी पत्तियां, उसका प्रयोग जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि इससे इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं होगा, और तीसरा ये फ़ायदा होगा कि बिना किसी को निर्देश दिए और बिना किसी से शिकायत किए आप सभी को आसानी से समझा पा रहे हैं। मतलब कि जो बागबान था, जो माली था, वो भी चीज़ों को अच्छी से समझ पाएगा, बच्चे भी नई नई गतिविधियों में शामिल होकर के खाद बनाने के प्रोसेस को समझ पाएंगे और सूखी पत्तियों को जलाने से क्या घाटा होता है इसके बारे में समझ पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा किया जाता कि सीधे उस माली को एक तरीके से निर्देश दिया जाता या फिर प्रधानाध्यापक से शिकायत करके उसको जलाने के लिए रोकने की बात होती, तो इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होते और खाद बनाने के प्रोसेस को नहीं जान पाते। तो वो गतिविधि जिसमें बच्चों को ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम की आवश्यक तत्व है? ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहला दिया गया है विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं, ये तो पॉजिटिव था, आपको लगेगा कि सही उत्तर है। दूसरा देखिए, विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, यह भी आपको लगेगा कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, आपका उत्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका उत्तर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करें, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। जब समूह में कोई नया टॉपिक दिया गया, जब उसमें एक दूसरे से बच्चे एक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा जान रहा हूँ, मैं ज़्यादा जान रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बच्चे और चीज़ें सीख करके आएंगे और समूह में इस प्रकार की गतिविधि में भाग लेंगे। तो उनको ये इंटरनली मोटिवेट करेगा कि अगर थोड़ा प्रतियोगिता रहे समूह में। देखिए प्रतियोगिता कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप पेपर पेंसिल से परीक्षा ले रहे हैं, बल्कि एक तरीके से सकारात्मक यहाँ पर प्रतियोगिता की बात की जा रही है, जो कि बच्चों के सीखने में मदद करेगा। इस वजह से ये उत्तर आपका होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। इससे होगा ये कि यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम की बात की जा रही है। सहयोगात्मक अधिगम तभी होगा जब बच्चे एक दूसरे की सहायता करेंगे, मतलब कि समाज में किस प्रकार से एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे की भी आवश्यकता है और उसे हमारी आवश्यकता है। तो ये भावना भी उसमें विकसित करना जरूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है। तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब देखिए पहला और दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल पॉजिटिव थे, इस वजह से नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए समूह में कार्य करने की बात की जा रही है। तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे ऑप्शन में पहले से इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि बच्चा अगर समूह में प्रतियोगिता कर रहा है, समूह की बात तो यहाँ पर आ ही गई, और चूंकि ये एक लाइन जो है ऑप्शन वाला सी, वो
पहले वाले लाइन को इंक्लूडेड किया गया है और पहला वाला जो ऑप्शन था वो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल हो गया कि विद्यार्थियों को समूह में कार्य करते हैं। ये तो ठीक है कि समूह में कार्य करते हैं, ये तो प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम, तो ये तो जरूरी हो गया कि वो समूह में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। तो समूह में कार्य करते हुए क्या और कर सकते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और चूंकि ये पहला वाला ऑप्शन है वो पहले वाला सी में ही इंक्लूडेड है, और इसी प्रकार से देखिए बी वाला जो है वो भी कहीं ना कहीं सी और डी में पहले से इंक्लूडेड है, इसलिए ए और बी जो था वो थोड़ा संकुचित हो गया और इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई है कि आप देखिए विकल्पों में देखिए केवल 2 विकल्प ही दिए गए हैं, किसी भी विकल्प में आप देखेंगे तो केवल 2 ही ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम चारों को तो सेलेक्ट करेंगे नहीं। तो हमारी मजबूरी हो गई कि किसी ना किसी 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट को ही आप सेलेक्ट करें। तो सी और डी सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट था। ऑप्शन नंबर 3 देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे कि साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोवड़े को बोला जाता है कपड़े धोने की जो लकड़ी का बैट होता है उसको, से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या कर रहा है। पहला विकल्प दिया गया है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करना। देखिए यहाँ पर सामाजिक असमानता को उजागर करना लक्ष्य नहीं था, क्योंकि ये उसके परिवेश का पार्ट है, परिवेश में वो देख रहा है। इस वजह से टीचर की मजबूरी बन गई है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उसके परिवेश से जोड़कर ही वो शिक्षा दे। अब चूंकि कई परिवारों में हो सकता है वॉशिंग मशीन ना हो, कई जगह हाथ से कपड़े धोए जाते हों, तो ये सभी चीज़ें उसके परिवेश का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जब अगर परिवेश से बच्चों के द्वारा ही अगर चर्चा कराई जाती है तो कौन कौन से अन्य विकल्प हो सकते हैं कपड़ा धोने के संदर्भ में, इनके बारे में बच्चों को ज्ञान होगा। इस वजह से ये सामाजिक असमानता यहाँ पर उजागर करने का कहीं से भी उस टीचर का लक्ष्य नहीं था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। ये बिल्कुल सही है। घर का अनुभव कहने का मतलब कि उसका परिवेश का पार्ट है और परिवेश के पार्ट होने की वजह से ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तीसरा विकल्प देखिए, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। यही बात मैं कह रहा था कि बच्चों को ये बताना कि कौन कौन से अन्य तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी के घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो वो बचपन से वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोने को जानता हो कि वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोए जा सकते हैं। हो सकता है कि वो हाथ से धोने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हो, तो जब कक्षा में इस बात पर चर्चा होगा तो उसे ये भी पता चलेगा कि हाथ से भी कपड़े धोए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें विभिन्न संदर्भ प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी सही उत्तर होगा। चौथा देखिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, ये भी एक तरीके से पॉजिटिव सेंस है, आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बी सी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। पढ़ना, यहाँ पर पढ़ाना होता तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता था। पढ़ना मतलब कि टीचर खुद पढ़ रहा है और उसके बाद से व्याख्या कर रहा है, तो ये निगेटिव था। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए व्याख्या शब्द हमेशा निगेटिव सेंस देता है, क्योंकि बच्चे नहीं सीख पाएंगे जब तक एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, ये पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की जा रही है, बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, ना कि किसी के बोले गए कथनों को एक तरीके से आत्मसात नहीं करेंगे, वो अपने ज्ञान की निर्माण स्वयं करेंगे। तो टीचर का यहाँ पर रोल ये होना चाहिए कि वो बच्चों को एक तरीके से मोटिवेट करे, प्रेरित करे उनको ज्ञान निर्माण के संदर्भ में। तो ये एप्रोप्रिएट था, आपका आंसर होगा। तीसरा देखिए, प्रश्न करना और व्याख्या करना। यहाँ पर टीचर कह रहा है कि मतलब बच्चों से प्रश्न कर रहा है और उसके बाद से व्याख्या कर रहा है। ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता था, क्योंकि प्रश्न करने से बच्चे एक तरीके से इंटरेक्टिव बनेंगे, अंतःक्रिया करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया गया है व्याख्या करना, ये थोड़ा निगेटिव सेंस में, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। मैं यहाँ पर अभी स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्यों मैं इसे स्टार लगा रहा हूँ और क्यों इसे गलत मान रहा था। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। यहाँ पर देखिए व्याख्या करने के लिए प्रेरित करना, देखिए यहाँ पर व्याख्या कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर व्याख्या करना पॉजिटिव सेंस में आ गया। अगर टीचर व्याख्या कर रहा है तो वो निगेटिव सेंस में, लेकिन बच्चा व्याख्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि अंतःक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या का मतलब अंतःक्रिया से संबंधित है, और बच्चे कर रहे हैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब तीसरा जो विकल्प था उसको मैंने क्यों कट किया था, इस वजह से कट किया था, आप सभी विकल्पों को देखेंगे तो केवल 2-2 विकल्प दिए गए हैं। तो अब
जो बी वाला था और डी वाला था वो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट था, उसको तो आप हटा ही नहीं सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल था कि तीसरे वाले ऑप्शन को भी शामिल किया जाए? और पॉसिबल ही नहीं था। इस वजह से पॉसिबल नहीं था कि दो ही विकल्प सभी यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो हमारी मजबूरी बन गई है कि अब सी वाले को काट कर दें। और वैसे भी व्याख्या वर्ड टीचर अगर व्याख्या करता है तो नेगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी सही जवाब है, विकल्प नंबर 2 में दिया गया बी और डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। एकीकृत का मतलब ये होता है कि कई विषयों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना। आप देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 में अलग से विषय नहीं रखा गया है, बल्कि भाषा और गणित के माध्यम से ही बच्चों को एक तरीके से पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा दिया जाता है। और कक्षा 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन की अलग से पुस्तक है, और उसमें भी आप देखेंगे तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय को जोड़ करके पर्यावरण से जोड़ करके उसको बताया जाता है। यानी कि कई विषयों को एक साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन में। इस वजह से इसकी जो प्रकृति है वो एकीकृत है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी में घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़िया की बीट से गंदी हो रही हैं। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मतलब कि जो चिड़िया है वो एक तरीके से गंदगी कर रही थी बीट के माध्यम से, इसके वजह से उसकी मम्मी ने उस घोंसले को हटा दिया। तो अब अध्यापक का रोल क्या होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उसे बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटा करके गलत किया। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे को कुछ अधिगम नहीं हो रहा है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसले के अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी कहने के लिए, अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ कह देने से वो बच्चे माता पिता के साथ जाएंगे या नहीं ये कंफर्म नहीं है, इस वजह से आपका निगेटिव सेंस दे रहा है, आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि किसी को आप निर्देश नहीं दे सकते, ठीक है। एक तरीके से शैक्षणिक भ्रमण से अगर ये जुड़ा होता, मतलब कि विद्यालय खुद जिम्मेदारी लेता शैक्षणिक भ्रमण के लिए, तो ये पॉजिटिव हो सकता था। आप निर्देश दे दें और प्राथमिक स्तर के बच्चों के अभिभावक मान लें, ये जरूरी नहीं है कि वो मान ही लेंगे, इस वजह से निगेटिव सेंस में था। चौथा देखिए, विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, क्योंकि चिड़िया का पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घर में नहीं। ये निगेटिव था। क्यों? क्योंकि इससे जब बच्चों में ये छवि बन जाएगी कि हमारे घर में जो भी घोंसला बनाएगा उसे हम तोड़ देंगे, क्योंकि जंगल में बनाना चाहिए, पेड़ पर बनाना चाहिए। तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है, आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि आज पेड़ को काट कर ही हम लोग घर बना रहे हैं, तो वो हमारे घर में नहीं आ रहे, बल्कि हमने उनके घरों को तोड़ करके अपना घर बना लिया है। तो ये निगेटिव सेंस था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय अध्यापक खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहा है कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप करने के संदर्भ में अभिभावकों के साथ और बच्चों के साथ। तो इसमें बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और अभिभावकों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कि आखिर घोंसले नष्ट क्यों नहीं करने चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से वनों की कटाई लगातार हो रही है, पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, इस वजह से चिड़िया का घर बनाने के लिए जगह ही नहीं है, तो मजबूरी वश वो हमारे घर में आकर के घोंसले बना रहे हैं। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि बच्चे भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हैं कार्यशाला में, और साथ ही अभिभावकों को भी एक सहज अनुभव प्राप्त हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, यानी कि लाल बत्ती होने पर भी उसने गाड़ी को बंद नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना। सड़क सुरक्षा की यहाँ पर बात ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि लाल बत्ती पर वो रुका तो है, लेकिन गाड़ी बंद नहीं किया है, तो सुरक्षा का यहाँ पर सवाल नहीं है, बल्कि ईंधन
का सवाल था, ठीक है। तो पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना। यहाँ पर ट्रैफिक नियम में ये नहीं आता है कि आपको गाड़ी बंद करना है। ट्रैफिक नियम ये कहता है कि आपको लाल बत्ती होने पर रुक जाना है। तो ट्रैफिक नियम का पालन तो कर रहा है, लेकिन ईंधन का वो बचत नहीं कर रहा था, इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आपका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके पापा पर्यावरण के लिए चिंतित होते तो निश्चित तौर पर गाड़ी को बंद कर देते, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जब तक वो साइलेंसर से धुआं निकला तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो पर्यावरण को लेकर के चिंतित नहीं है उनके पिता, इसी वजह से गाड़ी को उन्होंने बंद नहीं किया लाल बत्ती होने के बावजूद भी। चौथा विकल्प देखिए, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये भी आपका उत्तर होगा, क्योंकि अगर विवेकपूर्ण वो ईंधन का उपयोग करना जानते तो निश्चित तौर पर गाड़ी को बंद कर देते, क्योंकि बेवजह 2 से 3 मिनट अगर रेड लाइट पर रुका गया है तो गाड़ी में ईंधन का खपत उस समय भी हो रहा होगा जबकि गाड़ी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो विवेकपूर्ण यहाँ पर ईंधन का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया गया था। तो सी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 देखिए, सी और डी इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।